एवरीवन, वेलकम टू कैम्बियंस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज़ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे कि हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है, और उससे पहले क्वेश्चन ये आता है जो मैंने आपसे कल पूछा था। कल मैंने आपसे पूछा था कि जब हमने मैग्नीशियम वाली एक्टिविटी की थी तो हमने उसमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया था, तो क्यों ज़रूरी है कि हम उसे पहले क्लीन करें। देखिए, इसका आंसर आपको अपने घर से ही मिलेगा। आपके घर में कोई भी लोहे की, आयरन की या तो विंडोज़ होंगी या फिर गेट होंगे, डोर्स, तो उन पर कहा जाता है कि इनको पेंट कर दीजिए वरना इनको जंग लग जाएगा। तो वो जंग बेसिकली होता क्या है, देखिए आयरन एक मेटल है और मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट होती है, तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। आयरन रिएक्ट करेगा तो वो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, उसकी एक लेयर आ जाती है जिसको ही हम जंग कहते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, तो ये भी ऑब्वियस है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। उसकी लेयर अगर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर है तो आपको अपना प्रोडक्ट सही नहीं मिल पाएगा, इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि आप पहले उसे अच्छे से साफ़ करें किसी सैंड पेपर से, ताकि उसके ऊपर अगर कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है तो वो रिमूव हो सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है। तो इसका आंसर आपको आपकी प्रीवियस क्लास से मिलेगा। क्लास 9th में हमने डाल्टन के लॉ पढ़े थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि आप मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है, अब वो कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होगा। किसी भी, अगर आपकी कोई केमिकल इक्वेशन भी फॉर्म हो रही है, मतलब कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो उसके थ्रू आउट भी अगर रिएक्टेंट में जितनी क्वांटिटी है, जितना मास है किसी भी एटम का और मॉलिक्यूल का, प्रोडक्ट में भी उतना ही रहेगा। लेकिन जब हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं तो जैसे आप यहाँ पर ही देखिए कि यहाँ पर मैंने देखा हमारे पास एक मैग्नीशियम का एटम था, ठीक है, प्रोडक्ट में भी हमको एक मैग्नीशियम का एटम मिला है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन्स थी, जबकि राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। अब अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हुई है तो दैट मीन्स उसका मास भी कम हुआ होगा। इसको आप बहुत अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्वांटिटी और मास में क्या रिलेशन है। मान लीजिए आपके पास केक है। केक ऑफ कोर्स हम सब फैमिलियर हैं, सारे 1-1 केजीज के केक्स हैं। ठीक है, आपने 4 केक्स एक साइड रखे और उनको, कोई आपके पास छोटा बच्चा है, आप उसको मैथ्स सिखा रहे हैं जनरली, तो आप उससे पूछोगे कि बताओ ये कितने केजीज हुए टोटल, तो वो कहेगा 4 केजी। अब आप उससे कहोगे कि ठीक है, आप भी मुझे 4 केजीज ही बना कर दिखाओ, तो वो क्या करेगा, 4 ही केक्स रख देगा क्योंकि सारे 1-1 केजीज के हैं। सेम थिंग यहाँ पर है, यही मास और क्वांटिटी का रिलेशन है। तो हम यहाँ पर मास को ना कंसीडर करके क्वांटिटी ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो कंपेरेटिवली सिंप्लीफाइड होती है और हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। जब आप मास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स का मास तो पॉइंट्स में भी होता है, तो उसके साथ डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बैलेंस कैसे करें, हाउ टू बैलेंस, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। हालांकि ये स्टेप्स आपको हर बार फॉलो करने या इनका रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ समझें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएंगी। जैसे 2+2 के लिए अब आपको ऐसे काउंट नहीं करना पड़ता है, आपको पता है 2+2 = 4। तो ऐसे यही आपका यहाँ पर भी होगा, लेकिन स्टार्ट में तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हमने एडिशन सीखा था तो हमने स्टार्टिंग में तो वो लाइन्स भी ड्रॉ की थी, उनको क्रॉस कर करके एडिशन सीखा था, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास जितने भी एटम्स हैं, भले ही आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हो, आप उनको नोट डाउन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो हमने लिख दिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, अब आप लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हम इनको काउंट करने वाले हैं कि रिएक्टेंट में कितने मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट में कितने मैग्नीशियम है। तो हम चेक करते हैं, रिएक्टेंट में 1 मैग्नीशियम है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1, एंड प्रोडक्ट में भी 1, सिमिलर। लेकिन जब आप ऑक्सीजन पर आते हैं तो आप चेक करेंगे कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स हैं, तो हम कहेंगे 2, जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। तो हमको प्रोडक्ट में भी एक ऑक्सीजन इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 2 बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई करके बनाएंगे 1 × 2। तो सेम थिंग हम प्रोडक्ट में कर देंगे। तो हम प्रोडक्ट में जस्ट क्या करने वाले हैं, 2 की मल्टीप्लाई।
अब हम फिर से फर्दर चेक करते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अब जब हम देखते हैं तो यही सेम रिएक्टेंट 1 और प्रोडक्ट 1 कह देते हैं। अब मैं बात करती हूँ रिएक्टेंट 2 और प्रोडक्ट 2 की। तो जब हम सेकंड पर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट में एक मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में 2 ही मैग्नीशियम है और 2 ही ऑक्सीजन है। ये कैसे 2 ऑक्सीजन के साथ भी आया है या फिर ये क्या फंडा है मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अब मैग्नीशियम गड़बड़ हो चुका है। तो हमें मैग्नीशियम को बैलेंस आउट करने के लिए मैग्नीशियम में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो वो 2 के इक्वल होगा। तो हम सेम थिंग कर देते हैं, इधर साइड रिएक्टेंट में आए और मैग्नीशियम में 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट में 2 मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट में भी 2 मैग्नीशियम है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी 2 ही ऑक्सीजन है। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। यही हुई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया हो। और ज़्यादा क्लियरिटी देने के लिए सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी कैसे मल्टीप्लाई हुआ। और हाँ, आगे चलकर आपको एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको यहीं पर ही क्लियर कर देती हूँ। देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा किटकैट चॉकलेट के बारे में समझना पड़ेगा। आई होप आप सबने देखी हो, खाई हो। उसमें 3 बार्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक किटकैट चॉकलेट मिली है तो आप क्या कहोगे कि उसमें कितनी बार्स हैं? 3। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि नहीं, मुझे तो इवन नंबर ऑफ बार्स चाहिए, तो आप अगर किसी शॉपकीपर के पास भी जा रहे हो लेने के लिए और आप कहो कि नहीं मुझे इवन नंबर ऑफ बार्स चाहिए, तो क्या वो आपको ये कहेगा कि नहीं आप एक काम कीजिए, इसमें से 2 बार्स आप ले जाइए और 1 मैं रख लेता हूँ? नहीं कहेगा ना कि 2 पीस आप ले जाओ और 1 मैं रख लेता हूँ। इसकी जगह वो क्या कहेगा कि आप एक काम कीजिए कि आप 2 पैकेट्स ले जाइए किटकैट के, तो एक में 3 और एक में 3, दोनों को मिलाकर 6 हो जाएंगी, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई हो गया है। अब सेम थिंग यहाँ पर होती है। ये जो हमने पहले स्केलेटन बनाया था, जो हमारा ओरिजिनल स्केलेटन था, क्या था? Mg + O2 MgO। ये एक पैकेट्स की तरह ही एक्ट करते हैं, मतलब ये एक डिफरेंट पैकेट है, ये एक डिफरेंट पैकेट है एंड ये एक डिफरेंट पैकेट है। आप इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ये एक बिल्कुल बेसिक स्केलेटन है, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ये एक पैक हो चुका है, तो आप इसको नहीं छेड़ सकते। आपको जो भी करना है इसके आगे इसकी क्वांटिटी ही इंक्रीज़ करके करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको किटकैट में इवन और ओड चाहिए तो आप उसकी क्वांटिटी पूरे पैकेट की आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी या डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। आप उसकी बार्स में कोई चेंज नहीं कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो, और क्लियरिटी करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देखो, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है जिंक + सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोडक्ट में हमको क्या मिला? जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन। इसको अगर सिंबल्स की फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा जाए तो ये होगा Zn + H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 + H2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो आप पहले रिएक्टेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सारे एटम्स लिख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं? तो हमारे पास जिंक है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, ठीक। आप चेक करेंगे अगर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, तो आपको मिलेगा कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ जिंक 1 एंड प्रोडक्ट में भी 1 डाल देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट 2 एंड इन प्रोडक्ट ऑल्सो 2, ओके। नंबर ऑफ सल्फर इन रिएक्टेंट 1 एंड एयर इज ऑल्सो 1 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट 4 and also in product 4. That means this equation is also पहले से ही ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो आपको इसको बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है। आपको कोई इक्वेशन ऐसी भी मिल सकती है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे अब हम क्या करें, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो पहले से ही बैलेंस्ड हो सकती हैं, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और इसके बाद आई थिंक आपको कंप्लीटली क्लियरिटी हो जानी चाहिए। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट और वाटर मिलते हैं एज प्रोडक्ट। इसको लिख लेते हैं। तो हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 और दिस गिव्स आउट आफ्टर रिएक्शन सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड वाटर H2। चलो, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हियर Na, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। आप देख लीजिए इसके अलावा और कोई एटम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। देन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो इन रिएक्टेंट नंबर ऑफ सोडियम एटम 1, इन प्रोडक्ट 2, ऑक्सीजन
here 1 and 4 total 5, here 4 and 1 total 5. now hydrogen 1 2 3 हो गए टोटल, एंड हेयर 2, सल्फर 1 and 1. ओके, अब आपके स्टेप्स क्या थे कि आप सबसे पहले ये चेक कीजिए इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट बोथ साइड कि कौन सा ऐसा आपका कंपाउंड है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो हम चेक करते हैं. तो यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं. सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं. बाकी इसमें 2 हैं और यहाँ पर भी आपको 3 मिलेंगे, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, बड़ा सा, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसे चूज़ करते हैं. तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, H2SO4 भी, Na2SO4 भी. मैं Na2SO4 को पिक करके चलती हूँ. ठीक है, इसमें भी अब मैं वो वाला आइटम चूज़ करूँगी सबसे पहले जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे. तो सोडियम हमारे पास 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है. तो अगर मुझे बैलेंस करना होता तो मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट करूँगी. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है. लेकिन जब मैं चेक करती हूँ तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसे मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट अगर मैं आती हूँ तो मैं आऊँगी सोडियम पर. ऑफ कोर्स 2 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है. हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं इजीली. तो मुझे क्या करना होगा कि सोडियम को 2 बनाना होगा. सोडियम को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, बट अब हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो चेंज हो चुका है सेकेंड टाइम में. फिर से चेक करते हैं. आपको हर स्टेप के बाद चेक करना ही पड़ेगा. एटलीस्ट स्टार्ट में तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आप टेबल बनाएं. उसके बाद फिर आपको टेबल की नीड नहीं होगी, आप ऐसे ही देखकर काउंट कर सकते हैं. अब हमारे सोडियम कितना हो चुका है इन रिएक्टेंट 2, ऑक्सीजन 4 यहाँ थे और अब 2 यहाँ पर हो चुके हैं. पूरे में कंप्लीट में मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितने हो चुके हैं, 4 और 2 6. देन हाइड्रोजन 2 and 2 4 एंड सल्फर सेम 1. नाउ इन प्रोडक्ट में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो प्रोडक्ट में तो सारी क्वांटिटीज सेम रहेंगी. तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 5 2 and 1. ओके, अब हमारा सोडियम बैलेंस हो चुका है, हमारा हाइड्रोजन, हमारा सल्फर भी बैलेंस हो चुका है. बचे क्या है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, चेक करते हैं. सबसे पहले ऑक्सीजन ही लेकर चलते हैं. इन रिएक्टेंट ऑक्सीजन इज 6 एंड इन प्रोडक्ट देयर आर 5 ऑक्सीजन. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन को एक इंक्रीज करना है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो मैं किस में इंक्रीज करूँ, है ना. तो आप एक चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो वो 4 में मल्टीप्लाई होगी. 4 है ना हमारे पास ऑक्सीजन, बार्स जो हैं वो यहाँ पर ऑक्सीजन की वो 4 बार्स हैं. तो अगर आप 2 पैकेट्स लेते हो तो आपकी 8 बार्स हो जाएंगी, ना कि 6 होंगी. ठीक है, तो वो हर बार 4 की क्वांटिटी में इंक्रीज़ करेगा. लेकिन हमको इतना ज़्यादा गैप तो दिख नहीं रहा है. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, जस्ट 1 का गैप है. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से बेटर है हम यहाँ पर इंक्रीज़ करने की कोशिश करें. अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 2 1 जा 2, जस्ट 1 ही ऐड होगा. तो मैं यही काम करने वाली हूँ. आई होप आपको ये लॉजिक समझ आएगा. तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 किया तो थर्ड स्टेप में हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंज होगा, सोडियम सेम है क्योंकि मैंने रिएक्टेंट में तो कोई चेंज ही नहीं किया है, तो मैं रिएक्टेंट को तो सेम ही लिख सकती हूँ. 2 6 4 and 1. चेंज हुआ है प्रोडक्ट में. देखते हैं सोडियम प्रोडक्ट में कितना है, तो आप चेक करोगे 2, देन ऑक्सीजन 4 and 2 1 जा 2, टोटल 6. हाइड्रोजन, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, 2 2 जा 4 एंड देन सल्फर 1. अब अगर हम चेक करते हैं तो 2 6 4 and 1, ऑल द 4 एटम्स आर बैलेंस्ड. तो आपने देखा कि यहाँ पर हमको बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करने पड़े. तो आप मे भी हो सकता है 2 3 और 4 स्टेप्स तक आपकी इक्वेशन पहुँच जाए. पैनिक नहीं होना है, आपको जस्ट ये रूल्स फॉलो करने हैं एंड यू गेट योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आई होप आपको समझ आया हो, लेकिन समझने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसको फास्टली कर सकोगे और अच्छे से कर सकोगे. चलिए आज का क्वेश्चन, और मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको डेली एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट बताऊँ, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको डेली लाइफ में भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर साइंस का यूज़ कर रहे हैं. तो आज मैंने आपको बताया था कि अगर हम आयरन को ऐसे ही रख देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसमें कुछ रिएक्शन होती है. अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि फ्रूट्स में भी आयरन होता है, आयरन प्रेजेंट होता है ना, हमारी बॉडी को आयरन की ज़रूरत होती है.
तो कई बार जब हम फ्रूट्स को ऐसे कट करके रख देते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेब को कट करके रखो तो उसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक सा होने लगता है। और ये भी कहा जाता है कि फ्रूट्स को कट करके नहीं रखना चाहिए और उनको ऐसे ही ताज़े फ्रूट्स खाने चाहिए, मतलब तुरंत कट करो और तुरंत से ही खा लो। तो क्या रीज़न है कि ऐसा कहा जाता है? आई होप आप मुझे इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूँगी, वरना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही। तो आई होप आपको समझ आया हो। हैप्पी लर्निंग।